हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते थे एनसीईआरटी की लाइन से, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, तो इसलिए हम लोगों को पार्ट 2 लाना पड़ा। अब ये हमारी सीरीज़ है क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन्स, और इसमें हम लोग एनसीईआरटी की जो भी लाइन्स हैं उनसे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से जो क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते थे वो हम लोग आपके सामने रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले तो बनता है स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद फॉर्म होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड, और फिर लास्ट में बन जाता है स्पर्मेटोजोआ। तो ये सीक्वेंस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस है। ठीक है। स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड है वो एम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल्स में फॉर न्यूट्रिशन। सर्टोली सेल्स, ठीक है, सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। स्पर्मिएशन। अब जो स्पर्मिएशन है वो क्या है? स्पर्मिएशन बोलते हैं जब रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल। जब सेमिनिफेरस टिब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन हो जाएगा रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है। और उसके बाद है इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन और इजैकुलेशन में कॉमन डिफरेंस क्या है? इंसेमिनेशन में सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना। अब पेनिस के थ्रू वजाइना में जब रिलीज हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंसेमिनेशन। और अब जब इजैकुलेशन की बात करें तो रिलीज ऑफ स्पर्म आउटसाइड द मेल बॉडी। जब आउटसाइड द मेल बॉडी जा रहा है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे इजैकुलेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पर्मेटोगोनिया। अब इसमें भी मैच द फॉलोइंग है। तो अगला है हमारा स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया कैसा है? स्पर्मेटोगोनिया है मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। अब स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? माइटोटिकली जो डिवीजन है वो होगा। माइटोटिकली जो डिवीजन हो सकता था, माइटोटिकली यानी कि 2n से 2n फॉर्म हो रहा है, और मतलब कि एक कहीं पे भी क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ नहीं होगा, कम नहीं होगा। तो ऐसा जो डिवीज़न होता है उसे हम लोग बोलेंगे माइटोटिक। और एक होता है मियोटिक। मियोटिक में क्या होता है? 2n से n बन जाता है, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। तो स्पर्मेटोगोनिया में जो डिवीज़न हो रहा है वो कैसा? माइटोटिक डिवीज़न हो रहा है। ठीक है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये अंडरगो होगा, यानी कि अब इसमें स्टार्ट होगा मियोसिस, और इसमें होगा फर्स्ट मियोसिस जो हो रहा है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। देखिए इसको याद रखना काफ़ी आसान है, क्योंकि प्राइमरी है इसलिए याद हम लोग इजीली रख सकते हैं कि जो मियोसिस 1 होगा वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा, और जो मियोसिस 2 होगा यानी कि जो सेकंड मियोटिक डिवीज़न है, जो सेकंड मियोटिक डिवीज़न, देखिए मियोसिस हो रहा है किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। यानी कि जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा है? 2n से n की तरफ ये जा रहा है। ठीक है। और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीज़न होगा तो कैसा होगा? माइटोटिक, यानी कि अब ये n फॉर्म हो गया और इससे n ही बनेगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आगे ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है। तो इसमें हो रहा है माइटोटिक डिवीज़न, यानी कि सेकेंड मेयोटिक डिवीज़न हो रहा है। कहाँ पे? सेकेंड स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है। और लास्ट में आता है स्पर्मेटिड। अब जो स्पर्मेटिड है उसमें क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्म बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड जब बदलता है, यानी कि इसका जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है स्पर्म में, तो इसका जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस को बोलते हैं जब स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड पूछा गया है, यानी कि
एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, या फिर बोल देते हैं हम लोग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर कौन सा, देखिए स्पर्मेटोगोनिया दिया हुआ है तो ये डिप्लॉइड हो गया, यानी कि 2n स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटोजोआ, अब स्पर्मेटोजोआ तो n होगा ना, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, स्पर्मेटिड में भी n होंगे। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड, यानी कि 2n स्ट्रक्चर है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि n, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इसमें, ठीक है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले कौन कौन से हो गए, स्पर्मेटोजोआ हो गया, स्पर्मेटिड्स हो गए, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द एज ऑफ, अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है स्टार्ट कब हो रहा है, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा, प्यूबर्टी, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ, अब जब प्यूबर्टी यानी कि जब GnRH का जो सिक्रीशन है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका एक जब ये अपने एक पीक पे यानी कि इसका जो लेवल है जो रिक्वायर्ड है प्यूबर्टी आने के लिए, उस लेवल पे जब ये जाएगा तो प्यूबर्टी स्टार्ट होगी, ठीक है। द इंक्रीज लेवल ऑफ एक्ट एट द, अब देखिए इसमें क्या है, द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH, यहाँ पे क्या होगा GnRH यानी कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल जब इंक्रीज हो रहा है तो ये एक्ट कर रहा है कहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये एक्ट कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन आएगा, GnRH भी गिवन होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो जो एक्ट कर रहा है GnRH एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, ना कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, ठीक है। और एंड स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ टू गोनेडोट्रोफिन्स, अब जो 2 गोनेडोट्रोफिन्स रिलीज हो रहे हैं उनका नाम होगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FHS, ठीक है। तो इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH का लेवल जब इंक्रीज हुआ तो उसने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी अब मदद कर रहा है, मदद क्या यानी कि सिक्रीशन कर रहा है, सिक्रीट करवा रहा है LH यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। अगला क्वेश्चन, द स्पर्म हेड कंटेन एन एलोंगेटेड डिप्लॉयड न्यूक्लियस, देखिए स्पर्म के हेड में क्या, देखिए स्पर्म क्या है, स्पर्म का N वाला स्ट्रक्चर यानी कि हैप्लॉइड है, तो इसमें क्या होगा, डिप्लॉयड तो न्यूक्लियस होगा नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। विच पार्ट ऑफ अ स्पर्म प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, अब स्पर्म की जो एनर्जी मिलती है ना, स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है मिडिल वाले पोर्शन में, यानी कि मिडिल पार्ट क्या है, पावर हाउस। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है मिडिल पार्ट पे, यानी कि उसको जो सप्लाई मिल रही, जो पावर मिल रही है मूवमेंट करने के लिए, वो कहाँ से मिलेगी, एक मिडिल पोर्शन से मिलेगी स्पर्म के, ठीक है। ये है स्पर्म और ये इसका मिडिल पोर्शन और ये है टेल, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है मिडिल पोर्शन, यहाँ से मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया, यहीं पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है इन ह्यूमन मेल, देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा फंसने वाला है, क्योंकि NCERT में उसकी लैंग्वेज इस तरीके से दे रखी है कि समझ में कुछ और आता है और असली मीनिंग कुछ और है। तो इसमें क्या है, द ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट, जो ह्यूमन मेल है वो इजैकुलेट कर रहा है कितना, 200 to 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग अ क्वाइटस फॉर विच द नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट। अब देखिए रिलीज कितने हो रहे हैं, 200 to 300 मिलियंस, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द क्वाइटस, बट द नॉर्मल फर्टिलिटी फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, यानी कि अब नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एट लीस्ट, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कितने 200 से 300 मिलियन रिलीज हो रहे हैं, लेकिन इनमें से भी कितने, इनका 60%, आंसर क्या होगा, 60% कितना होना चाहिए, स्पर्म हैविंग द नॉर्मल शेप एंड साइज, 60% तो कितने होने चाहिए कि इनमें नॉर्मल शेप हो और नॉर्मल साइज के हों। और उसके बाद बोल रही एट लीस्ट
40%। अब इनमें से 40% स्पर्म ऑफ देम मस्ट हैव सो वाइग्रस मोटिलिटी। अब देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे होगा, हमको लगेगा कि जैसे कितना है कि इजैकुलेशन में जा रहा है 200 से 300 मिलियंस, ठीक है। अब जब 200 से 300 मिलियन जा रहा है, इसमें से जो 60% है उसमें नॉर्मल शेप होना चाहिए और नॉर्मल साइज के होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर थी, ठीक। अब एनसीईआरटी बोल रही कि अब जो 40% है, तो हमारे दिमाग में आता है कि 40% यानी कि जो बच गए, यानी कि 60% तो नॉर्मल शेप एंड साइज होने चाहिए 100% में से, और जो बच गए यानी कि 100 माइनस 60 यानी कि 40% जो बच गए उनमें क्या होना चाहिए, वाइग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये गलत है। तो अब यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी बोल रही कि एट लीस्ट वर्ड लगा दिया, यानी कि अब 60% का 40% यानी कि 100 का 60% यानी कि 60%। अब 60% का 40% यानी कि 60% का 40% कितना हुआ जाएगा, 6 × 4 यानी कि 24, यानी कि टोटल स्पर्म काउंट में से 24% कैसे होने चाहिए, वाइग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। अब ये है 100% का, 100% में से 24% होने चाहिए वाइग्रस मोटिलिटी में। लेकिन एनसीईआरटी ने घुमा के लाइन बोली है कि हाँ देखिए 100% का 60% होना चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज, लेकिन अब 60% का जो 40% है यानी कि टोटल का 24% उसमें कितना होना चाहिए, वाइग्रस मोटिलिटी। अब देखिए ऐसे अगर ना समझ में आ रहा हो तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए ये नॉर्मल है कि ये मान लीजिए कि 100 स्पर्म रिलीज हुए, ठीक है। अब 100 से 60 जो स्पर्म थे उनमें क्या होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड नॉर्मल साइज, ठीक है। अब जो 40% है उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसमें अगर 60% है, देखिए नॉर्मल फर्टिलाइज कराना, अगर इससे 60% से ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40% को अभी हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके जो 60% है ये थे नॉर्मल, यानी कि 100 में से जो 60 है वो मान लीजिए कि नॉर्मल शेप और नॉर्मल साइज के हैं, ठीक है। अब जब 60% के 40%, 60% में से 40% कैसे होने चाहिए, ये 60 थे, अब इसका 40% यानी कि 24 स्पर्म्स जो थे उनमें होनी चाहिए वाइग्रस मोटिलिटी। तो ये एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से फंस जाएगा। तो टोटल का अगर हम लोग देखें कि 24 स्पर्म में कितना आ रहा है, वाइग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगला देख लेते हैं, द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय। अब जो फंक्शन है मेल एसेसरी डक्ट का और मेल एसेसरी ग्लैंड्स का, ये फंक्शन मेंटेन किया जाएगा। अब मेल में है यानी कि किसके द्वारा, टेस्टिकुलर हार्मोन या फिर एंड्रोजन बोल दो या फिर टेस्टोस्टेरोन बोल दो, तो हम लोग लिख लेते हैं एंड्रोजन, और एंड्रोजन का दूसरा नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट। देखिए फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं। जब मेल बनता है तो क्या हम लोग बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, और जब फीमेल का बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस, ठीक है। द ऊजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द, अब जो ऊजेनेसिस है ये इनिशिएट होता है कब, ये होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और यहीं पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे बन रहा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे, यानी कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होगा वहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। तो ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट का मतलब कि स्टार्ट। अब ये स्टार्ट हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, वो स्टार्ट हो रहा था प्यूबर्टी पे। लेकिन फीमेल के केस में क्या है, फीमेल में तो हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन जो मेल है उसमें कहाँ पे होगा, मेल में होगा कहाँ पे, प्यूबर्टी पे। तो यहाँ पे होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या फिर, और मेल में होगा प्यूबर्टी पे, ठीक है। तो ऊजेनेसिस कहाँ, मेल में होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मेल में होगा और ऊजेनेसिस फीमेल में होगा। हाउ मैनी प्राइमरी फॉलिकल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी आफ्टर प्यूबर्टी। अब देखिए डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था
कब, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा था, मतलब कि इनसाइड जब यूट्रस के अंदर थे, तो फीमेल में क्या हो गया था कि डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो गया था, जो ये फॉलिकल्स का या फिर ऊज जेनेसिस स्टार्ट हो गई थी। अब क्या हो गया, अब जो इसकी जब ये जब प्यूबर्टी आएगी फीमेल्स में, अब जब प्यूबर्टी आएगी तो उसके बाद कितने लेफ्ट बच रहे हैं, कुछ तो डिजनरेट हो जाते हैं। अब जब जितने बचेंगे ओव्यूल्स या फिर एग्स, तो उनका काउंट होगा 60,000 से 60,000 टू 80,000, ठीक है। अब 60,000 से 80,000 जो है ईच ओवरी में, ईच ओवरी का काउंट है, मतलब कि सिंगल ओवरी का काउंट है। अगर बोथ का पूछे तो इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 1.2 लाख टू 1.6 लाख अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट। अब फॉलिकुलर डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? देखिए फॉलिकुलर डेवलपमेंट में सीक्वेंसिंग में अगर अरेंज करना है तो सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो देखिए नाम में ही छुपा हो, देखिए प्राइमरी फॉलिकल सबसे पहले बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर टर्सरी, यानी कि ये थर्ड नंबर पे टर्सरी फॉलिकल, और लास्ट में क्या बनेगा? मैच्योर फॉलिकल, या फिर हम लोग बोल देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल कैसा होगा? मैच्योर। तो ये होगी इसकी नंबरिंग, एक सीरीज में ये चलता है, मैच्योर या फिर टर्सरी फॉलिकल्स हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। द ग्राफिकन फॉलिकल रैप्चर टू रिलीज द, अब जब ग्राफियन फॉलिकल यानी कि ये मैच्योर फॉलिकल है, ये रैप्चर हो रहा है और इससे रिलीज हो रहा है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बोलेंगे हम लोग, एनसीईआरटी में भी यही वर्ड दिया हुआ है। और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस। अब ये प्रोसेस जो रैप्चरिंग हो रही है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन बोलेंगे जब ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो रहा है, रैप्चर हो रही ग्राफियन फॉलिकल और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ओव्यूलेशन। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन द फीमेल प्राइमेट्स इज नोन एज। अब देखिए फीमेल जो प्राइमेट्स हैं उनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है, जिसके थ्रू जो ओव्यूलेशन होता है, तो उस साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसका जो ड्यूरेशन है, ये जो साइकिल है, ये रिपीट होती रहती है 28 टू 29 डेज पे। तो अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट मैस्चुरेशन बिगेन एट। अब जो फर्स्ट मैस्चुरेशन साइकिल है, ये बिगेन होगा प्यूबर्टी पे, और जो फर्स्ट मैस्चुरेशन साइकिल है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मेनार्ची बोलेंगे, मेनार्ची। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मेनार्ची किसको बोलते हैं। और एक और आता है जब सीज हो जाती है। देखिए मेल में क्या है कि प्यूबर्टी के बाद अगर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म को फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो मरते दम तक, यानी कि लास्ट टाइम तक चलता रहता है। लेकिन फीमेल में क्या है? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा, प्यूबर्टी पे जो है वो ओव्यूलेशन वगैरह मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, और एट द एज ऑफ 50 के आसपास जाते जाते ये बंद हो जाता है, ओव्यूलेशन होना बंद हो जाता है। तो उस जब बंद होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। अब जो स्टार्टिंग वाला है इसे हम लोग बोलते हैं मेनार्ची, ठीक है। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका जो रिपीटेशन है वो कितना है? 28 टू 29 डेज, ठीक है। 28 टू 29 डेज पे ये इसका जो रेपिटेशन है वो होगा। हाउ मेनी ओवम्स आर रिलीज ड्यूरिंग द मिड ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इनका जो नंबर है, एक देखिए एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा तो एक एग रिलीज होगा, यानी कि 1 एग बोल दो, या फिर एक ओवम रिलीज हो रहा है, यानी कि इसका नंबर कितना होगा? 1। 66 का मेंस्ट्रुअल फेज इज कंप्लीटेड इन अबाउट। अब जो मेंस्ट्रुएशन फेज है, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 फेज होते हैं। तो पहला फेज आता है मेंस्ट्रुअल फेज, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग फेज। तो ये फेज कवर होता है 3 से 5 दिन में, यानी कि 3 to 5 डेज, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ। अब जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है जो रिलीज आउट हो रहा है, जो कि ब्रेक डाउन हो रहा है, तो देखिए जो ये यूट्रस है, यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग जो होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और एंड्रोमेट्रियम में ही जो एंडोमेट्रियम, ठीक है।
एंड्रोमेट्रियम में ही जो भी साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि जो जितनी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, जितनी बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उतनी बार एंडोमेट्रियम टूटेगी और बनेगी, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम में भी जो भी साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो एंडोमेट्रियम, और इसे ये क्या होती है, यूट्रस की सबसे अंदर वाली, सबसे इनर वाली लेयर होती है। द मेंस्ट्रुअल फेज इज फॉलोड बाय द विच फेज। अब जो मेंस्ट्रुअल फेज है इसके बाद जो अगला फेज आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फॉलिक्यूलर फेज चेंजेस इन द ओवरी एंड द यूट्रस। अब फॉलिक्यूलर फेज में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, ओवरी के अंदर भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं और यूट्रस में भी चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंड्यूस बाय द चेंज इन अ लेवल ऑफ। अब ये चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं, जो भी हार्मोन्स हैं उनकी वजह से होंगे, और वो रिलीज़ किए जाएंगे कहाँ से, पिट्यूटरी हार्मोन्स होते हैं, यानी कि पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड, और क्या होंगे हमारे ओवेरियन हार्मोन, यानी कि जो ओवरी से रिलीज हो रहे हैं, यानी कि ओवेरियन, इनको नाम देते हैं ओवेरियन हार्मोन्स, ठीक है। बोथ LH एंड FHs अटेन अ पीक लेवल। देखिए LH यानी कि लुटेनाइजिंग हार्मोन और FHs हार्मोन। अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फेज ऐसा आता है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल चल इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ से जो एग है वो रिलीज़ कराना है, मैच्योर करके अब इसको रिलीज़ कराना है, जो कि अब इम्प्लांट होने के लिए रेडी है। इसका फर्टिलाइजेशन होगा और आगे की जो प्रोसेस होगी वो होगी। तो इसके मिड में जो होगा, मिड में क्या, ओव्यूलेशन रिलीज़ कराना, और ओव्यूलेशन होता है जब FHs और LH का जो पीक पे होता है, इनका जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इनका जो पीक पे होगा लेवल, उसे कहाँ पे होगा, ये मिड साइकिल में होगा, यानी कि साइकिल जब अपनी मिड टाइम पे होगा तब ये होगा, ठीक है। विच हार्मोन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। अब जो ओव्यूलेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मेनली रिस्पॉन्सिबल हार्मोन है, वो है लुटेनाइजिंग हार्मोन। विच हार्मोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने के लिए जो हार्मोन रिक्वायर्ड है, जो कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा, उसको बनाए रखेगा, उसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अगला क्या है, इन ह्यूमन बीइंग मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज अराउंड द एज ऑफ। अब देखिए सीज हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। 50 ईयर्स की एज तक आते आते जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सीज हो जाती है, और अब आगे फॉर्म एग जो है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं चलती है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवल्यूशन। जब स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, स्पर्म एंड जो ओवम है, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट, जहाँ पे जो इनका फ्यूज़न हो रहा है, मिल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंड oocyte रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। देखिए कंप्लीट हो गया है सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। मेयोटिक डिवीजन यानी कि एक होता है माइटोटिक, एक होता है मियोटिक। अब जो ये मियोटिक डिवीजन जब कंप्लीट हो गया है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, और अब ये फॉर्म क्या करेगा, सेकेंड पोलर बॉडी। पोलर बॉडीज बनती हैं तो सेकेंडरी oocyte आ रहा है, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि सेकेंडरी पोलर बॉडी रिलीज हो रही है, ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है इसका। एंड हैप्लॉइड ओवम। अब क्या बनेगा, देखिए अब ये इनका जो डिवीज़न होता है उससे एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है और एक ओवम बन जाता है, ठीक है। हाउ मैनी क्रोमोजोम्स विल बी देयर इन जाइगोट ऑफ ह्यूमन। अब देखिए जाइगोट में पूछ रहा है, जाइगोट में तो अब मेल और फीमेल का जब फ्यूज़न हो गया, गैमेट्स का जब फ्यूज़न हो गया, तो जाहिर सी बात है जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में कैसा होगा, ये डिप्लॉयड होगा, तो 2n स्टेज होगी। इट इज़ करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। अब देखिए जो बेबी का सेक्स है वो डिटरमाइन किया जाएगा फादर के थ्रू, ना कि मदर के थ्रू। तो अगर हम लोग देखें मेल में क्या होता है, ये फीमेल में होगा,
एक्स एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। और मेल में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोजोम्स होते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्स देखिए, एक्स तो कॉमन है क्रोमोजोम और फीमेल में भी एक्स है, तो यहाँ से डिटर्मिनेशन नहीं होगा। अब एक्स एक्स अगर क्रोमोजोम्स आ जाता है तो फीमेल बनती है, और अगर एक्स वाई क्रोमोजोम आ जाता है तो मेल बनेगा, ठीक है। तो वाई क्रोमोजोम है फादर के पास, तो जब वाई क्रोमोसोम फादर के पास है तो अगर ये मान लीजिए कि इधर चला गया, इसके पास चला गया डिवीज़न के बाद, तो ये भी जो है ये चाइल्ड बन गया, यानी कि ये मेल बन गया। और अगर एक्स चला गया इसके पास तो ये फीमेल बन गई। तो जो ये जो करेक्ट है ये कि डिटर्मिनेशन जो हो रहा है मेल या फीमेल का, जो भी बेबी होगा उसके लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है, ना कि मदर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसमें बोला गया कि इट इज़ करेक्ट दैट, अच्छा करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। फादर रेस्पॉन्सिबल होता है। द डैश डिवीजन स्टार्ट इन द जाइगोट मूव थ्रू द स्टेमस टू द ओविडक्ट कॉल्ड। अब जाइगोट में होगा क्या, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक यानी कि 2n से 2n ही फॉर्म हो रहा है माइटोटिक। अब तो नंबर हाफ करना, नहीं तो माइटोटिक डिवीजन होगा, और इस डिवीजन को क्या बोलेंगे हम लोग, क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज बोला जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि क्लीवेज क्या होता है। अब देखिए, क्लीवेज ऐसा समझ लीजिए कि एक हम लोगों ने सेब ले लिया है और उसके हम लोग टुकड़े करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि नंबर तो बढ़ रहा है सेल का, लेकिन उनका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो रहा है, वो कम होता चला जा रहा है। ओवरऑल शेप नहीं बढ़ेगी, अंदर जो डिवीज़न है वो होते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर। 8 to 16 ब्लास्टोमियर है, इस स्टेज पे हम लोग बोलेंगे इसको मोर्यूला। मोर्यूला बोला जाता है। 8 to 16 ब्लास्टोमियर जब स्टेज होती है, यानी कि ब्लास्टोमियर का नंबर 8 to 16 है, तो उस स्टेज को बोलेंगे हम लोग मोरूला। द ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज। देखिए, ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो ब्लास्टोमियर अरेंज हो जाते हैं, और यहाँ पे एक इनर सेल मास बन जाता है, अरेंज हो जाते हैं। आउटर लेयर, तो आउटर लेयर कौन सी हो जाती है, आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और जो इनर लेयर हो जाती है, इनर लेयर जो फॉर्म हो जाती है, जो कि अटैच है, तो ट्रोफोब्लास्ट से ये अटैच है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये, और इसका आंसर हो गया ये। सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट इज नोन एज। अब देखिए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर हो रहे हैं ट्रोफोब्लास्ट पे, तो इस जो फिंगर लाइक इस जो विलाई बन रही है, यानी कि यहाँ पे कोरियोनिक विलाई बन रही है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बनती है। कोरियोनिक विलाई, क्योंकि अब इम्प्लांटेशन होना है, अब इसको जुड़ना है, तो एक कोरियोनिक विलाई यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल ब्लड इज नोन एज। अब जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेजेंटा बोलेंगे हम लोग, प्लेजेंटा बोला जाता है, ठीक है। द प्लेजेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एंड। अब प्लेजेंटा कनेक्ट होगा एम्ब्रियो से थ्रू अम्बेरिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, या फिर अम्बेलिकल कॉर्ड बोल दीजिए, अम्बेलिकल कॉर्ड, ठीक है। प्लेजेंटा कनेक्ट है, देखिए ये है प्लेजेंटा, जो कि मदर के यूट्रस से कनेक्ट है, और ये क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, और इससे निकल रहा है कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और ये है हमारा एम्ब्रियो, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, ये है एम्ब्रियो और ये है प्लेजेंटा, ठीक है। प्लेजेंटा एक्ट एज एन। अब जो प्लेजेंटा है ये एक्ट कर रहा है किसकी तरीके से, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरीके से। एंडोक्राइन टिश्यू दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो हम लोग भी टिश्यू बोलेंगे। एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरीके से वर्क कर रहा है प्लेजेंटा। एग्जाम में अगर आएगा तो एंडोक्राइन टिश्यू ही मार्क किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रीटेड बाय प्लेजेंटा। अब जो प्लेजेंटा है ये कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है, कुछ हार्मोन का सिक्रीशन भी कर रहा है, तो ये रिलीज करता है HCG, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, HCG को हम लोग बोलते हैं प्रेग्नेंट हार्मोन, क्योंकि
प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन बोला जाता है एससीजी को, क्योंकि जो किट्स आती हैं मार्केट में जिससे कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है उसमें एससीजी का रिएक्शन नहीं देखा जाता। क्यों? एससीजी उसमें कलर बदलता है क्योंकि एससीजी की प्रेजेंस होती है, और एचसीजी तभी रिलीज़ होगा जब इम्प्लांटेशन हो जाएगा और प्लेजेंटा फॉर्म होगा, क्योंकि प्लेजेंटा से आ रहा। और जब प्लेजेंटा बना है यानी कि अब क्या है, एम्ब्रियो बन रहा है कि एक फीटस तैयार हो रहा है, ठीक है। तो एचसीजी तो होगा, ह्यूमन ये एचपीएल भी होगा, उसके बाद क्या प्रोजेस्टेरॉन भी होगा, ऑक्सीटोसिन नहीं होता है, एस्ट्रोजन होगा और रिलैक्सिन भी होगा, और प्रोलैक्टिन नहीं होगा। तो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन नहीं होंगे, बाकी सारे जो हार्मोन्स है वो रिलीज किए जाएंगे प्लेजेंटा के थ्रू। अगला क्वेश्चन है आफ्टर द, देखिए मैच द फॉलोइंग आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब देखिए पहले महीने में, यानी कि पहले महीने में अब सबसे पहले फॉर्म्ड होता है हार्ट, ठीक है। तो पहले का आंसर हो गया ए, तो सबसे पहले फॉर्म्ड होगा हार्ट, और उसके बाद एंड ऑफ सेकेंड मंथ। अब सेकेंड मंथ का जब एंड हो रहा है यानी कि अब 60 डेज कंप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे, तो उसमें फॉर्म होंगे क्या, इसमें फॉर्म्स होंगे लिम्स एंड डिजिट्स, ठीक है। लिम्स यानी कि जो उंगलियां वगैरह हैं, और जो डिजिट्स वगैरह हैं वो हाथ वगैरह वो डेवलप हो रहे हैं, डेवलप हो चुके हैं, लिम्स एंड डिजिट्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एंड ऑफ फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर। फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर बोल दो या फिर थर्ड मंथ बोल दो, एंड ऑफ थर्ड मंथ या फिर क्या बोलते हैं 12 वीक बोलते हैं। ट्राई सेमेस्टर का कॉन्सेप्ट यही कि ये 3 तरीके से पहचान सकते हैं हम लोग कि ट्राई सेमेस्टर हम लोग बोल देते हैं थर्ड मंथ, यानी कि जब 3 महीने का एक जो सेट लेते हैं उससे हम लोग ट्राई सेमेस्टर के नाम से जानते हैं। और उसमें क्या होता है 12 यानी कि 12 वीक्स आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब ये जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है ये फॉर्म्ड हो जाएंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राई सेमेस्टर या फिर थर्ड मंथ तक, ठीक है। और उसके बाद ड्यूरिंग 5th मंथ, अब 5th मंथ में क्या होगा कि फर्स्ट मूवमेंट जो है वो ऑब्जर्व की जाएगी, फीटस की जो फर्स्ट मूवमेंट है वो ऑब्जर्व की जाएगी 5th मंथ पे, ठीक है। पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अब जो पार्चुरेशन है यानी कि अब पार्चुरेशन एक्ट होता है कि जिसके थ्रू सिग्नल पहुंचाया जाता है मदर के थ्रू, मदर की जो पिट्यूटरी है उसको जो सिग्नल पहुंचाया जा रहा है कि अब जो फीटस है वो रेडी है आउटसाइड बाहर आने के लिए, तो पार्चुरेशन उसको कहते हैं। तो वो इंड्यूस किया जाएगा, न्यूरो और एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, तो ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप फीटस। अब जो सिग्नल है पार्चुरेशन का वो ओरिजिनेट हो रहा है फुल्ली डेवलप फीटस, यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन फुल्ली डेवलप फीटस प्लस प्लेजेंटा से होगी। तो प्लेजेंटा अगर दे रखा है फुल्ली डेवलप फीटस एंड प्लेजेंटा तब तो ये करेक्ट हो जाएगा, अन्यथा यहाँ पे तो ये फॉल्स रहेगा क्योंकि केवल एक ही चीज़ को बताया गया कि फीटस दे रखा है केवल, ठीक है, और फीटस प्लस प्लेजेंटा होना चाहिए था। Which hormone act on the uterine muscle and cause the strong uterine contraction? अब देखिए strong uterine contraction चाहिए पार्चुरेशन के एक्ट में, तो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो जो मैटरनल यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस पर मदद कर रहा है, उसको कराने में एक हेल्प कर रहा है, उसको कराएगा, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो कराता है हार्मोन यूट्राइन मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ठीक है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज नोन एज। अब जो इनिशियल फ्यू डेज का जो मिल्क है यानी कि डिलीवरी के बाद अब जो भी मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है कुछ टाइम पीरियड तक या फिर कुछ डेज तक, तो उस जो मिल्क है उसे हम लोग बोलते हैं कोलेस्ट्रम, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आशा है कि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, और इसके बाद आप जो भी सीरीज़ चाहते हैं, जो भी इसको सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो हमारा सेकंड चैनल है जिस पे हम लोगों ने शॉर्ट्स के फॉर्म में, रील्स के फॉर्म में जो
वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, जिससे आपको जो नीट के जो PYQs हैं वो समझने में ज़्यादा आसानी हो, कोई रिवीजन लेने में आसानी हो, तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं केबल शॉर्ट्स के नाम से। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।